ये कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव सूरजपुर की, जहां रहते थे रामचंद्र जी और उनकी पत्नी सरोज देवी। दोनों अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां उनके हाथ पैर कांपते थे, आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो रही थी और हर कदम पर उन्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। उनके साथ रहते थे उनका बेटा रमेश, बहू कविता और उनका इकलौता पोता आरव। आरव विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वो अपने दादा दादी का लाडला था, उनकी आंखों का तारा। जब तक वो गांव में था, घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। रामचंद्र जी और सरोज देवी को लगता था कि उनकी ये छोटी सी दुनिया हमेशा हंसती खेलती रहेगी। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया घुमा और सब कुछ बदल गया। जब आरव अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गया, इस घर की रौनक जैसे चली गई। रामचंद्र जी और सरोज देवी की उम्र बढ़ने के साथ उनकी ताकत कम होने लगी। कभी रामचंद्र जी का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता, तो कभी सरोज देवी को अपनी शुगर की शिकायत सताने लगती। लेकिन उनकी सबसे बड़ी तकलीफ उनकी बीमारी नहीं थी, बल्कि उनके अपने बेटे और बहू का बेरुखा व्यवहार था, जो अब उनके लिए किसी सजा से कम नहीं था। रमेश को अब अपने मां बाप की कोई फिक्र नहीं थी। वो दिन रात अपने काम में डूबा रहता और कविता को बस अपनी सुख सुविधाओं से मतलब था। पड़ोसी तक रामचंद्र जी और सरोज देवी की हालत देखकर रो पड़ते थे। वो दोनों अपने ही घर में पराये हो गए थे। कविता अक्सर उन्हें बासी खाना परोस देती। सोचिए जरा, जिन मां बाप ने अपने बच्चों के लिए अपनी भूख भुलाई, अपनी नींदें गंवाई, आज वही बासी रोटियां खाने को मजबूर थे। जब रामचंद्र जी इसकी शिकायत रमेश से करते, तो रमेश उल्टा उन पर भड़क जाता। वो चिल्लाकर कहता, अब तुम लोग क्या काम करते हो? जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। ये सुनकर रामचंद्र जी और सरोज देवी का दिल टूट जाता। वो अपने छोटे से कमरे में चले जाते, दरवाजा बंद करते और एक दूसरे का हाथ थाम कर फूट फूट कर रोते। वो उन पुराने दिनों को याद करते जब उनका बेटा उनकी हर बात मानता था, जब घर में प्यार और इज्जत का माहौल था। लेकिन अब वो सब बस एक सपना बनकर रह गया था। जब तक आरव गांव में था, तब तक इस घर में थोड़ी सी रोशनी बाकी थी। आरव अपने दादा दादी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता। कभी बाजार से उनकी दवाइयां लाता, कभी अपनी जेब खर्च से उनके लिए फल खरीदता और रात को उनके पास बैठकर उनकी पुरानी बातें सुनता। वो अपने मां बाप को भी समझाता, मम्मी पापा, दादा दादी अब बूढ़े हो गए हैं, इनका ख्याल रखो, इन्हें अच्छा खाना दो, इनकी सेहत का ध्यान रखो। उसकी बातों का थोड़ा बहुत असर भी होता था। लेकिन अब जब आरव विदेश में था, रमेश और कविता का व्यवहार और भी सख्त हो गया। वो दोनों रामचंद्र जी और सरोज देवी को बोझ समझने लगे। उनकी छोटी छोटी जरूरतें भी अब उनके लिए परेशानी बन गई थी। अगर रामचंद्र जी को दवाई चाहिए होती, तो कविता ताने मारती, हर बार दवाई चाहिए, पता नहीं कितना खर्च करवाओगे। अगर सरोज देवी कुछ कहती, तो रमेश की बेरुखी भरी बातें उन्हें चुप करा देती। ऐसे ही उनके दुख भरे दिन कट रहे थे। लेकिन एक दिन सुबह सुबह रामचंद्र जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थी, सीने में दर्द हो रहा था और शरीर इतना कमजोर था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। सरोज देवी डर गई। उन्होंने कांपते पैरों से रमेश के पास जाकर कहा, बेटा, तेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, उन्हें जल्दी अस्पताल ले चल, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। लेकिन रमेश ने उनकी बात को हल्के में लिया। वो गुस्से में भड़क उठा, मुझे बस यही काम बचा है क्या? दिन भर काम करता हूं, थक कर चूर हो जाता हूं, और तुम लोग हर बार नई मुसीबत लेकर आते हो। अस्पताल ले जाऊंगा तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। जो करना है खुद कर लो। ये कहकर वो अपने कमरे से निकल गया। रामचंद्र जी बिस्तर पर पड़े कराह रहे थे और सरोज देवी उनकी हालत देखकर रो रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में लाचारी थी।
दर्द था और एक सवाल था कि क्या उनका बेटा सचमुच इतना बदल गया है। लेकिन सरोज देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कांपते हाथों से रामचंद्र जी को सहारा दिया और कहा, चलो, मैं तुम्हें खुद अस्पताल ले जाऊंगी। हमारा बेटा भले हमें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। दोनों किसी तरह तैयार हुए। सरोज देवी ने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में कुछ पैसे बांध रखे थे जो उन्होंने सालों से जोड़े थे। उसी से उन्होंने एक ऑटो लिया और रामचंद्र जी को लेकर गांव के पास के सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टर ने रामचंद्र जी को देखा और गंभीर आवाज में कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और शुगर भी कंट्रोल से बाहर है। इन्हें तुरंत दवाइयां शुरू करनी होंगी और पूरा आराम करना होगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो हालत और बिगड़ सकती है। सरोज देवी ने कांपते हाथों से दवाइयां ली और रामचंद्र जी को लेकर घर की ओर चल पड़ी। लेकिन उस दिन किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान से पानी ऐसे बरस रहा था जैसे वो भी उनके दर्द को देखकर रो रहा हो। दोनों एक ऑटो में बैठे थे, लेकिन गांव की पतली और कीचड़ भरी गलियों में ऑटो नहीं जा सकता था। ऑटो वाला रुक गया और बोला, यहां से उतर जाइए, मेरा ऑटो आगे नहीं जाएगा, मुझे और सवारी लेनी है। सरोज देवी ने हाथ जोड़कर मिन्नत की, बेटा थोड़ा रुक जाओ, बारिश बहुत तेज है, अभी उतरे तो हम भीग जाएंगे और मेरे पति की तबीयत और खराब हो जाएगी। बस बारिश थोड़ी कम हो जाए, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन ऑटो वाले का दिल नहीं पसीजा। वो बोला, मुझे जल्दी है मां जी, अगर मैं यहां रुका तो मेरा रोजगार छिन जाएगा, आप उतर जाइए। मजबूरन दोनों उस तेज बारिश में ऑटो से उतरे। सरोज देवी ने रामचंद्र जी का हाथ थामा, अपनी साड़ी का पल्लू उनके सिर पर रखा ताकि वो कम से कम भीगे, और कीचड़ भरे रास्ते पर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी। रामचंद्र जी का शरीर कमजोर था, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन सरोज देवी ने उन्हें हर कदम पर संभाला। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी और उनके आंसू उस पानी में मिल गए थे। तभी रमेश और कविता घर से बाहर निकले और ये नजारा देख लिया। कविता ने ताने मारते हुए रमेश से कहा, देखो, इन लोगों ने तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इस उम्र में भी शर्म नहीं है। गांव वाले देख लेंगे तो क्या कहेंगे कि हमारे मां बाप बारिश में ऐसे घूम रहे हैं। यह सुनकर रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे ही रामचंद्र जी और सरोज देवी घर पहुंचे, गीले कपड़ों में ठिठुरते हुए रमेश उन पर चिल्लाने लगा, तुम लोगों को बुढ़ापे में ये सब करना सूझ रहा है? ये उम्र है बाहर घूमने की, बारिश में ऐसे चलने की? कुछ तो शर्म करो। सरोज देवी ने रोते हुए जवाब दिया, बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तूने तो हमें अस्पताल ले जाने से मना कर दिया था। बारिश में अगर मैं उन्हें न संभालती तो वो कीचड़ में गिर जाते। क्या मैं उन्हें ऐसे छोड़ देती? लेकिन रमेश का दिल नहीं पसीजा। वो उन्हें घूरता हुआ अंदर चला गया। रामचंद्र जी और सरोज देवी अपने कमरे में गए, गीले कपड़े बदले और एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। वो अपने पोते आरव को याद करने लगे, जो उनकी हर तकलीफ में उनका सहारा बनता था। वो सोचने लगे, काश हमारा आरव यहां होता, वो हमें कभी इस हाल में न छोड़ता। धीरे धीरे शाम ढल गई और घर में सन्नाटा पसर गया। कविता ने रमेश से कहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इनका कुछ करना पड़ेगा। हर बार ये लोग हमें शर्मिंदा करते हैं। गांव वाले ताने मारेंगे कि हम अपने मां बाप का ख्याल नहीं रखते। रमेश ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने कविता से कहा, चिंता मत करो, कल मैं इनका पक्का इंतजाम कर दूंगा, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। कविता ने उसकी बात पर हामी भरी। अगले दिन सुबह रमेश ने रामचंद्र जी और सरोज देवी से बड़े प्यार से कहा, मां पिताजी, आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। आज मैं आपको जयपुर के बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा, वहां आपका अच्छा इलाज होगा। हो सकता है 2-3 दिन रुकना पड़े, तो अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान ले लो।
ये सुनकर रामचंद्र जी और सरोज देवी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो खुशी खुशी तैयार हो गए। सरोज देवी ने अपनी पुरानी साड़ियां और रामचंद्र जी के लिए 2 जोड़ी कपड़े एक छोटे से थैले में रखे। दोनों के चेहरों पर थोड़ी सी उम्मीद की चमक थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। रमेश उन्हें लेकर गांव से निकला। वो उन्हें स्टेशन ले गया और जयपुर जाने वाली ट्रेन में उनके साथ बैठ गया। रास्ते में वो बड़े प्यार से बातें करता रहा ताकि उन्हें कोई शक न हो। जयपुर पहुंचने के बाद वो उन्हें एक बड़े अस्पताल के सामने ले गया। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। रमेश ने उन्हें उस चबूतरे पर बिठाया और बोला, मां पिताजी, आप यहां थोड़ा आराम करो। मैं अंदर जाकर डॉक्टर से बात करके आता हूं, फिर हम आपका इलाज करवाएंगे। रामचंद्र जी और सरोज देवी ने उसकी बात मान ली। वो उस चबूतरे पर बैठ गए, अपने थैले को पास रखा और अपने बेटे का इंतजार करने लगे। लेकिन दोस्तों, वो इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। घंटों बीत गए, सूरज ढल गया, शाम हो गई और फिर अंधेरा छा गया। लेकिन रमेश वापस नहीं आया। रामचंद्र जी और सरोज देवी को पहले तो लगा कि शायद उसे देर हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनके दिल में डर बैठने लगा। आखिरकार सरोज देवी ने कांपती आवाज में रामचंद्र जी से कहा, लगता है हमारा बेटा हमें यहां छोड़कर चला गया। ये सुनकर रामचंद्र जी की आंखें भर आई। वो बोले, सरोज, क्या हमने अपने बेटे को इसी दिन के लिए पाला था? दोनों उस चबूतरे पर बैठे फूट फूट कर रोने लगे। उनके पास न पैसे थे, न कोई सहारा। जो थोड़े बहुत पैसे सरोज ने साड़ी में बांधे थे, वो रास्ते में खर्च हो गए थे। वो उस बड़े शहर में अकेले थे, जहां न कोई उनका जानने वाला था, न कोई मदद करने वाला। लेकिन सरोज देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने रामचंद्र जी का हाथ थामा और बोली, हम मरेंगे नहीं। मैं कुछ काम ढूंढूंगी, हम अपने लिए रास्ता बनाएंगे। वो पास के एक छोटे से होटल में गई। वहां उन्होंने होटल के मालिक से हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझे कुछ काम दे दो। मैं बर्तन मांज दूंगी, झाड़ू पोछा कर दूंगी। बदले में हमें सिर्फ खाना दे देना। मेरे पति बीमार हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। होटल का मालिक एक नेकदिल इंसान था। उसने सरोज देवी की बात मान ली और उन्हें काम दे दिया। अब सरोज देवी दिन भर होटल में काम करती, बर्तन धोती, फर्श साफ करती और जो थोड़ा बहुत खाना बचता उसे अपने और रामचंद्र जी के लिए ले आती। रामचंद्र जी दिन भर होटल के एक कोने में कुर्सी पर बैठे रहते। उनकी हालत ऐसी थी कि वो ज्यादा चल फिर भी नहीं सकते थे। रात को जब होटल बंद होता तो सरोज देवी मालिक से कहती, बेटा, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो हम यहां सो जाएं। हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। मालिक ने उन्हें इजाजत दे दी। अब वो दोनों रात को होटल के फर्श पर एक पतली चादर बिछाकर सोते। लेकिन हर रात वो अपने बेटे और बहू को कोसते। वो अपने पोते आरव को याद करते और सोचते, काश हमारा आरव यहां होता, वो हमें कभी इस हाल में न देखता। उनकी आंखों से आंसू बहते और वो चुपचाप सो जाते। इधर जब विदेश में आरव का मेडिकल कोर्स पूरा हुआ, उसने अपने मां बाप को फोन किया और कहा, मम्मी पापा, मेरा कोर्स खत्म हो गया है, मैं जल्दी ही भारत आ रहा हूं। मुझे जयपुर के एक बड़े अस्पताल में इंटरव्यू देना है, लेकिन पहले दादा दादी से बात कराओ। मुझे उनसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए। रमेश ने झूठ बोला, बेटा, वो लोग तीर्थ यात्रा पर गए हैं। जहां वो है वहां फोन का नेटवर्क नहीं है। तू जयपुर आ जा, फिर हम बात करेंगे। आरव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने अपने सामान पैक किए और भारत के लिए रवाना हो गया। वो जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, एक कैब ली और उस अस्पताल पहुंचा जहां उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू अच्छा रहा। बाहर निकलते वक्त उसे जोर की भूख लगी। पास में वही होटल था जहां सरोज देवी काम करती थी।
आरव ने सोचा, चलो यहां खाना खा लेता हूं। होटल में घुसते ही उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो फर्श पर पोछा लगा रही थी। उस महिला की शक्ल उसे जानी पहचानी लगी। उसने दिमाग पर जोर डाला और अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो महिला उसकी दादी सरोज देवी जैसी दिख रही थी। पहले तो उसने सोचा, नहीं, ये मेरा वहम होगा। दादी तो तीर्थ यात्रा पर गई है, वो यहां क्या करेंगी? लेकिन फिर उसने हिम्मत की और पास गया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे यकीन हो गया। उसने जोर से पुकारा, दादी। सरोज देवी ने उस आवाज को सुना, अपना सिर उठाया और सामने अपने पोते आरव को देखा। उनकी आंखें छलक पड़ी। वो पोछा छोड़कर उठीं और आरव से लिपट गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। रामचंद्र जी भी पास ही कुर्सी पर बैठे थे। आरव ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पैर छुए। दादाजी, आप यहां कैसे? उसने कांपती आवाज में पूछा। सरोज देवी और रामचंद्र जी ने उसे सारी कहानी सुनाई। कैसे रमेश उन्हें इलाज के बहाने जयपुर लाया और छोड़ गया, कैसे वो बेसहारा हो गए और कैसे अब वो इस होटल में काम करके गुजारा कर रहे थे। आरव का खून खौल उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने दादा दादी को गले लगाया और कहा, आप चिंता मत करो, अब मैं हूं आपके साथ। मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। उसने तुरंत जयपुर में एक छोटा सा किराए का घर लिया, अपने दादा दादी को वहां शिफ्ट किया और उनकी देखभाल के लिए 2 नौकर रखे, एक खाना बनाने के लिए, दूसरा उनकी सेवा के लिए। फिर उसने उनसे कहा, दादाजी, दादी, आप यहां आराम करो, मैं अभी आता हूं, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है। रामचंद्र जी और सरोज देवी को थोड़ा सुकून मिला। उन्हें लगा कि अब उनका लाडला पोता उनके साथ है तो सब ठीक हो जाएगा। फिर आरव गांव लौटा। रमेश और कविता ने उसे देखा तो खुशी से झूम उठे। अरे, हमारा बेटा आ गया। कविता ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। रात को पूरा परिवार एक साथ खाना खाने बैठा। खाते वक्त आरव ने कहा, मम्मी पापा, मुझे विदेश में एक अच्छी नौकरी मिल गई है, वहां मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहां अकेले नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ चलो। रमेश और कविता खुश हो गए। फिर आरव ने कहा, मम्मी पापा, अपना सामान पैक कर लो, हम कल जयपुर से विदेश के लिए निकलेंगे। दोनों ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। जो थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे वो एक बैग में रखे। रास्ते में रमेश ने वो बैग आरव को दे दिया और बोला, बेटा, इसे तू संभाल, हमसे कहीं गिर गया तो मुसीबत हो जाएगी। आरव उन्हें जयपुर एयरपोर्ट ले गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, मम्मी पापा, आप यहां थोड़ा इंतजार करो, मैं टिकट कंफर्म करवा कर आता हूं। वो अंदर गया, लेकिन दूसरे गेट से निकलकर अपने दादा दादी के पास चला गया। रमेश और कविता उसका इंतजार करते रहे। घंटों बीत गए, लेकिन आरव नहीं आया। उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। आखिरकार उन्हें समझ आया कि आरव उन्हें छोड़कर चला गया। उनके पास न पैसे थे, न कोई सहारा। वो उस बड़े एयरपोर्ट पर बेसहारा बैठे रोने लगे। इधर आरव अपने दादा दादी को लेकर घंटों बाद फिर से एयरपोर्ट पहुंचा। रमेश और कविता अभी भी वही थे। वो उनके पास गया और बोला, मम्मी पापा, जो आपने दादाजी और दादी के साथ किया वही मैंने आपके साथ भी किया है। अब आपको उनका दर्द समझ आया? रमेश और कविता शर्मिंदगी से सिर झुका बैठे। रमेश रोते हुए अपने मां बाप, रामचंद्र जी और सरोज देवी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मां पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामचंद्र जी और सरोज देवी ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि मां बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए हर दुख भूल जाते हैं। आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक साथ रहने लगा।